नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं जूनागढ़ रियासत के बारे में। जूनागढ़ वो रियासत जो आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान में जाने वाली थी। जानते हैं भारत में कैसे हुआ इसका विलय। 15 अगस्त 1947 पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद जनता स्वर्णिम भविष्य का सपना देख रही थी। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार देश को आगे ले जाने की तैयारी में जुटी थी। इसी बीच आज़ाद भारत सरकार को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। खबर यह थी कि एक सनकी नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का ऐलान कर दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नवाब ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी तब जब उसकी प्रजा इसके लिए तैयार नहीं थी। आज़ाद भारत के सामने यह एक ऐसी समस्या थी जिसके आज़ादी के जश्न को फीका कर दिया। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने किसी भी कीमत पर इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने वीपी मेनन सचिव गृह मंत्रालय को बुलाया और समस्या की जड़ पता लगाने के लिए कहा। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का ऐलान जिस नवाब ने किया था उसका नाम था मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय। जूनागढ़ के अंतिम नवाब की एक पहचान यह भी थी कि उसे कुत्तों से बहुत लगाव था और संगीत उसकी रगों में लहू बनकर दौड़ता था। नवाब के फैसले के बाद जूनागढ़ की 3336 वर्ग मील पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाली थी। यह 4 लाख से अधिक लोगों का जीवन खतरे में था। अपने जहन में सवाल आ सकता है कि जूनागढ़ भारत के हिस्से में मौजूद था तो नवाब इसे पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ सकता था। दरअसल भारत की आज़ादी कई कानून अपनाने के बाद मिली थी। इन्हीं कानूनों में से एक था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियमन 1947। इसी के तहत ब्रिटिश इंडिया को 2 नए स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान के रूप में अलग अलग कर दिया। इस कानून के तहत रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल को भी खत्म कर दिया गया और उनके लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रावधान लाया गया। यह एक ऐसा प्रावधान था जिसके मुताबिक रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि किसके साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आज़ाद रह सकते थे। इसी कानून का सहारा लेते हुए जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान किया था। इतिहासकार बताते हैं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार जूनागढ़ के नवाब को इस फैसले से हैरान थी। नेहरू सरकार के मुताबिक जूनागढ़ की भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि उसका पाकिस्तान में विलय संभव नहीं था। दूसरा, जूनागढ़ में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू थे। ऐसे में उन्हें भारत के साथ रहना चाहिए था। भारत सरकार जूनागढ़ पर तत्काल कब्जा करना चाहती थी, लेकिन लैप्स ऑफ पैरामाउसी के कारण उसके हाथ बंधे हुए थे। पंडित नेहरू कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इस मसले पर बात करते हैं। इससे पहले लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत सरकार के रजवाड़ा खाते के सचिव वीपी मेनन को अपने पास बुलाया और जूनागढ़ के मुद्दे पर बात की। कहते हैं कि इस बातचीत में नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जूनागढ़ के नवाब को 8 करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में जोड़ दे। दरअसल पाकिस्तान जूनागढ़ पर अपने लिए एक सैन्य अड्डा बनाकर भारत की नाक में दम करना चाहता था। यही नहीं, जूनागढ़ के जरिए वो कश्मीर को अपना बनाने की जुगाड़ में थे। राजमोहन गांधी भी अपनी किताब पटेल अ लाइफ में इसका जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो उनके इशारे पर ही काम कर रहा था। उसने ही नवाब को भड़का रखा था। इतिहासकारों के मुताबिक यही कारण था कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हुई बैठक में सरदार पटेल ने जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सैन्य कार्रवाई की वकालत की और नेहरू ने इसका समर्थन किया, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जूनागढ़ पर सेना भेजने के खिलाफ थे। माउंटबेटन का कहना था कि अगर भारत जूनागढ़ पर यह कहकर चढ़ाई करता है कि वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर हिंदू हैं और उन्हें भारत के साथ ही रहने का अधिकार है, तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है और तर्क दे सकता है कि कश्मीर में अधिकतर मुस्लिम है, इसके नाते कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ लैप्स ऑफ पैरामाउसी प्रावधान कानूनी अड़चन डाल रहा था।
कुल मिलाकर जूनागढ़ का मसला बहुत संवेदनशील था और सरदार पटेल इसे समझ चुके थे। यही कारण रहा कि उन्होंने माउंटबेटन की बात मान ली और जूनागढ़ पर सैन्य कार्रवाई टाल दी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिशें जारी रखी। एक तरफ जहां उनके इशारे पर पाकिस्तान पर चौकसी बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ 19 सितंबर 1946 को वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा ताकि वो पता लगा सके कि जूनागढ़ के नवाब की बगावत का असली कारण क्या है। प्लान के मुताबिक वीपी मेनन जूनागढ़ पहुंचते हैं और नवाब से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब के दीवान शाहनवाज भुट्टो के रहते यह आसान नहीं था। जब भी वीपी मेनन नवाब से मिलने के लिए जाते थे, दीवान उन्हें रोक लेता और कहता कि नवाब साहब बीमार है और नहीं मिल सकते। बार बार एक ही जवाब सुनने के बाद वीपी मेनन को समझ में आ गया कि दीवान ऐसा क्यों कर रहा है। वो समझ चुके थे कि बगावत का असली वजह क्या ही। इतिहासकारों के मुताबिक वीपी मेनन ने जूनागढ़ के दीवान को चलते चलते कठोरता से सरकार का संदेश देते हुए कहा कि अगर नवाब ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो उनका खात्मा तय है। लेखक डॉक्टर एस.वी. जाने भी अपनी किताब जूनागढ़ नवाबी शासन का अंत में जिक्र करते हैं कि जूनागढ़ के नवाब को उनकी दीवान भुट्टो ने ही भड़का रखा था। दीवान पाकिस्तान के सीधे संपर्क में था और उसी ने जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलाने का माहौल तैयार किया था। जूनागढ़ के कई प्रभावी लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और नवाब के जरिए जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का ऐलान करने में सफल रहा। नवाब से मुलाकात न होने पर मेनन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल के प्लान को आगे बढ़ाया। उन्होंने जूनागढ़ के लोगों में भारत के प्रति भरोसा बनाना शुरू कर दिया। वीपी मेनन ने उन लोगों से मुलाकात का दौर तेज कर दिया जो नवाब और भुट्टो से नाराज थे। जल्द ही वीपी मेनन की मेहनत रंग लाई और जूनागढ़ की 2 छोटी जागीरें भारत सरकार के साथ आकर खड़ी हो गई। भारत सरकार के इस कदम से नाराज होकर नवाब ने उन दोनों रियासतों पर अपनी सेना भेज दी जो भारत के साथ आ गई थी। नवाब का यह कदम उसे भारी पड़ा। दरअसल भारत सरकार नवाब के इस फैसले पर बेहद तख्त थी और इसे युद्ध मान रही थी। सरदार पटेल इस बार सैन्य कार्रवाई की पैरवी कर रहे थे, लेकिन 24 सितंबर 1946 को एक बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को यूएन की मदद लेने की सलाह दी ताकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को टाला जा सके। कहते हैं कि जैसे तैसे सरदार पटेल सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने सेना के जरिए जूनागढ़ की नाकाबंदी करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ जूनागढ़ के आम लोग अपने नवाब के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। इसी बीच वीपी मेनन मुंबई में कई काठियावाड़ी नेताओं से मिले। इन्हीं में से एक थे उच्छंगराय ढेबर। ढेबर आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और सत्याग्रह के लिए मशहूर थे। वीपी मेनन ढेबर और उनके साथियों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर जूनागढ़ के लोग को भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जंग लड़नी होगी। कहते कि बस यहीं से जूनागढ़ के नवाब की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वीपी मेनन से बैठक के बाद ढेबर सक्रिय हुए और उन्होंने जूनागढ़ के नवाब के साथ कई मुलाकातें की। ढेबर की तमाम कोशिशों के बावजूद जब नवाब ने अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए तो काठियावाड़ी नेताओं ने श्यामादास गांधी की अगुवाई में आरजी हुकूमत बनाकर नवाब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजी हुकूमत का एक ही लक्ष्य था, जूनागढ़ की प्रजा की आज़ादी। जल्द ही वो लोगों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि जूनागढ़ के नवाब के पास जो अधिकार है वो अब आरजी हुकूमत के पास आ गए हैं। एक बार जनता का समर्थन मिलने के बाद आरजी हुकूमत के अनुयायी जैसे ही जूनागढ़ के अंदर घूमे, नवाब बुरी तरह से डर गया। उसने मान लिया कि उसका बचना संभव नहीं है और आनन फानन में वो अपना सोना चांदी लेकर भागा। कहते हैं कि नवाब इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी पत्नियां और बच्चों को छोड़कर ही कराची भाग गया। नवाब के भाग जाने के बाद अब जूनागढ़ की जिम्मेदारी दीवान भुट्टो पर थी। आगे उसने वही किया जिस बात का डर था। भुट्टो ने आरजी हुकूमत को रोकने के लिए आम लोगों को विरोध दबाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन नकवी की मदद से बल का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ उजड़ता चला गया और वहीं की सड़कें वीरान हो गई। इतना सब करने के बाद भुट्टो की खैर नहीं थी, इसलिए उसने पाकिस्तान से मदद मांगी, मगर जिन्ना ने उससे मुंह फेर लिया। शाहनवाज भुट्टो ने हार मान ली और आरजी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए।
जानकारी के मुताबिक पहले भुट्टो ने आरजी हुकूमत के प्रधान श्यामल दास गांधी से कहा कि वो जूनागढ़ का कब्जा ले ले, लेकिन अचानक से उसने अपनी अर्जी बदल दी और भारत सरकार से जूनागढ़ का नियंत्रण लेने की अपील की। खास बात यह है कि श्यामल दास गांधी ने इसका विरोध नहीं किया और इस तरह 9 नवंबर 1946 के दिन जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। बाद में एक जनमत भी कराया गया जिसमें जूनागढ़ की जनता ने खुद फैसला किया कि उन्हें भारत के साथ ही रहना है। 20 फरवरी 1948 को हुए इस जनमत में 1,90,870 लोगों ने भारत को चुना, जबकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 51 लोगों ने मतदान किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।